गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 10 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब देखिए, रिजर्वेशन, मैत्री सेतु, एआईपी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ज्वाइंट लूनर स्पेस स्टेशन क्या है, उत्तराखंड के बारे में। दिल्ली के द्वारा ओलंपिक आयोजन करने की घोषणा की गई, इसके बारे में जानेंगे। वायरस पासपोर्ट और उडुपी रामचंद्रन राव के बारे में जानेंगे। और अंत में होगी प्रश्नावली। रिजर्वेशन क्यों चर्चा में आया है? दरअसल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, किसको? मराठियों को 50% को ब्रीच करके 68% बढ़ा दिया गया है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके भी हेड हैं जस्टिस अशोक भूषण जी। महाराष्ट्र में जो है वहाँ के स्टेट बैकवर्ड क्लासेज जो है, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा रिकमेंड किया गया था कितना कि जो आरक्षण दिया गया 16% से रिड्यूस करके कितना किया जाए, 12 से 13% के बीच में। तो इस पर वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा चैलेंज किया गया, तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। ये देखिए, इंदिरा साहनी जो मामला था उसे हम देखेंगे। पहले ये देख लीजिए, ये जो मराठा को जो आरक्षण दिया गया था, तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट दो चीज़ों को देखेगी। पहला कि स्टेट किस प्रकार से सोशल और एजुकेशनल, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकता है, और दूसरा किस प्रकार से ये जो 50% की जो सीमा है वो तोड़ सकता है अलग से आरक्षण देने के लिए। चलिए इसका हम इतिहास देखते हैं। वर्ष 1979 में 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसका अन्य नाम आप जानते हैं मंडल कमीशन। ये जो मंडल कमीशन है, इसने जो रिकमेंड किया, पहले इसने पूरे देश में सर्वे किया, उसके बाद इसने पाया कि जो देश में 52% जो है पॉपुलेशन, वो क्या है, सामाजिक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बैकवर्ड है। तो उसने क्या कहा, रिकमेंड किया कि 27% जो है आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से बैकवर्ड, यहाँ पे देखिए SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाए, यानी कि 27% जो आरक्षण है इनको प्रदान किया जाए। इससे पहले भी आरक्षण दिया जा चुका है किनको, SC और ST को 22.5%। तो ये जो आयोग बनाया गया था कब, 1979 में। और ये आयोग जो है, इनका जो रिपोर्ट है काफ़ी वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहा, और वर्ष 1990 में जब BP सिंह प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। इस रिपोर्ट को लागू करते ही पूरे देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, और वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के निर्णय से उसे सही ठहराया कि हाँ भाई, ये जो है पिछड़ा वर्ग जो है आरक्षण को दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात की थी ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा साहनी मामले में जो जजमेंट दिया गया, उसमें ये बात की गई कि जो सोशली तो हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली है बैकवर्ड, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा, या क्राइटेरिया ना हो। तो क्राइटेरिया क्या हो, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, यानी कि शैक्षणिक रूप से आप पिछड़े हो, ना कि आर्थिक रूप से। उसमें उस समय जो जस्टिस जीवन रेड्डी थे, उन्होंने कहा था कि इसे देखने से, यानी कि जजमेंट को देखने से लगता है कि ये जातिगत आरक्षण दिया गया है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह वास्तव में क्या है, सामाजिक और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया एक कानून है, या फिर एक जजमेंट है। तो आप समझ गए कि बात की थी किसकी, सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की, और यहाँ पर दिया गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। ये देखिए, इंदिरा साहनी मामले में 2 क्राइटेरिया सेट किया गया था। पहला सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड, और दूसरा 50% की जो सीमा है, यानी कि 50% से अधिक ना हो। कैसे, देखिए 27% प्लस जो 22.5% है SC ST के लिए, कितने हो जाएगा टोटल, 49.5% है ना। तो यानी कि आपको जो 50% की सीमा दी गई, इसी में आपको आरक्षण देना था, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा, जैसे कि तमिलनाडु के द्वारा 69% तक आरक्षण बढ़ा देगा, और महाराष्ट्र के द्वारा 68% तक आरक्षण बना देगा। तो ये एक तरह से सीमा ब्रीच हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वो जो आरक्षण है उसे फिर से पुनर्विचार करेगी।
इसके अलावा ये जो 102वें संविधान संशोधन किया गया था उसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था कि वह नोटिफाई कर सकते हैं किसको, बैकवर्ड क्लासेस को। तो इस पर भी विचार करेंगे कि जो नोटिफाई करते हैं क्या वो मंडल कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उससे सेट खाते हैं या नहीं। इसके अलावा 103वें संशोधन जो अधिनियम किया गया था उसे भी चैलेंज किया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो EWS है उनको 10% का जो आरक्षण दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, है ना। जबकि जो इंदिरा साहनी मामले में दिया गया था वो किस आधार पर रहता है बताइए, शैक्षणिक और सामाजिक। तो फिर ये आर्थिक रूप से पिछड़ा कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार से जो नियम तोड़े जा रहे हैं या फिर जिस प्रकार से बदले जा रहे हैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए बात की गई है। देखिए 68% यहाँ पर है महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में 69%। कई राज्यों में तोड़ा गया है या फिर उनको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है मैत्री सेतु। ये कहाँ बनाया गया है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच, ये देखिए यहाँ पे त्रिपुरा के बीच। तो ये मैत्री सेतु बनाया गया है फेनी नदी पर। ये भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। इसकी जो सीमा जो लंबाई है वो कितनी है, 1.9 किलोमीटर है, जो कि त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ तक जाएगी। इस पर 133 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी घोषित किया गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो सबरूम है जहाँ से ये जो पुल बनाया गया है तो वहाँ से जो चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश में वो मात्र 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टेशन भी बनाया गया, कहाँ पे, सबरूम में। और एक जो पॉइंट है इसे आप मेंस में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे यूज कर सकते हैं, हीरा डेवलपमेंट। ये हीरा डेवलपमेंट क्या है, देखिए हाईवे, एस से, आई से हाईवे, आर से रेलवे और ए से एयरवे। तो ये जो है ये हीरा डेवलपमेंट किसके लिए, त्रिपुरा के लिए, इसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। ये क्या है, ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO का एक अंग है, कौन सा, नवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी। देखिए समझते हैं आसानी से, कोई पनडुब्बी होती है ना, पनडुब्बी, तो उसे जो पहले होता था कि बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए उसे सतह पर आना होता था। मान लीजिए ये सतह है तो उससे बार बार, तो अगर मान लीजिए कि कभी युद्ध हो तो क्या पनडुब्बी को बार बार ऊपर आने तो दुश्मन देशों को पता चल जाएगा ना। इसीलिए एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो डीजल इंजन वाले होते हैं, डीजल इंजन वाले, तो उसमें एक सिस्टम लगाया जा रहा है। ये वैसे फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो सिस्टम लगाने के बाद जो पनडुब्बी होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जल के अंदर वो रह सकते हैं। तो ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है ये किसके लिए, पनडुब्बी को ज़्यादा समय तक जल में रखने के लिए बनाया गया था। तो अभी की नया क्या हुआ, जैसे ये देखिए डीजल है, तो डीजल तो ख़त्म भी हो सकती है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो बनाया गया है किसके द्वारा, नवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी के द्वारा, कि जो पनडुब्बी हैं तो उनके ऑन बोर्ड यानी कि वहीं पर हाइड्रोजन को जनरेट किया जाएगा, यानी कि ईंधन इस पर एक प्रकार से जनरेट किया जाएगा, ताकि अगर ख़त्म भी हो जाए तो क्या यहाँ पे यूज किया जाए, हाइड्रोजन का प्रयोग करके इसको और लंबे समय तक हम रख सकें। तो आप समझ सकते हैं यह हमारे रक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। इसमें जो अन्य पार्टनर्स हैं जैसे कि L&T, थर्मैक्स, ये दोनों भी इसमें भागीदार हैं। ये उसके जो नक्शे हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नासा इसरो के द्वारा, यानी कि निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे वर्ष 2023 में संयुक्त रूप से भेजा जाएगा। हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं है, वर्ष 2023 बताया गया है, किस डेट पे यह भी तय नहीं है।
इस निसार को वर्ष 2023 में GSLV Mk2 के द्वारा भेजा जाएगा। देखिए, और ये जो सैटेलाइट भेजा जाएगा वो किसके लिए होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, यानी कि पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए है। हमने जो पृथ्वी के पर्यवेक्षण और जो अंतरिक्ष के सतह होते हैं उससे संबंधित एक वीडियो बनाया था 1 मार्च को, उसको आप देखिएगा, ठीक ना। उसमें आपको डिटेल से सारे पता चल जाएंगे। और इसके अलावा जो इस प्रकार से GSLV और अन्य जो उपग्रह होते हैं, यानी कि इसरो संबंधित जो भी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसको, जिससे आपको साइंस टेक में एक स्पेस का जो टॉपिक है वो पूरा तरह से कवर हो जाए। तो इस टॉपिक में जो बताया गया कि जो निसार है उसे कब भेजा जाएगा? 2023 में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें एक और जो बात की गई है, इसमें जो है एल बैंड और एस बैंड का प्रयोग संयुक्त रूप से पहली बार किया जाएगा। एल बैंड और एस बैंड, यहाँ देखिए, एल बैंड जो होता है और एस बैंड एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। जैसे कि विमान वगैरह आदि में इस प्रकार से यूज किया, GPS वगैरह में एल बैंड का यूज किया जाता है, और अन्य जो दूरसंचार उपग्रह होते हैं उसमें एस बैंड का यूज किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज आप देख सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो ये जो निसार है इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों का संयुक्त रूप से पहली बार किया जा रहा है। यानी कि जो सैटेलाइट पहले भेजे जाते थे उसमें जो बैंड होते थे या तो एल या तो एस या फिर अन्य एक्स वगैरह, क्यू बैंड, के बैंड आदि होते थे, लेकिन ये जो पहली बार है कि दोनों एल बैंड और एस बैंड दोनों संयुक्त रूप से भेजा जाएगा। आप यहाँ वेवलेंथ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट लूनर स्पेस स्टेशन। ये क्या है? ये है रशिया और चाइना के द्वारा घोषित किया एक अभियान है कि वह मून पर स्पेस स्टेशन बनाएगी संयुक्त रूप से। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ इसका यूज यही दोनों करेंगे, इसमें अन्य जो इंटरेस्टेड कंट्री है और जो सहयोगी होंगे वह भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जो अभी तक का स्पेस स्टेशन लियो में बनाया गया था, वो अब स्पेस स्टेशन जो है लूनर यानी कि चंद्रमा पर भी बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में क्या हुआ? वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनका जो कार्यकाल अभी 1 वर्ष बचा हुआ था। ये जो है 90 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 6ठे मुख्यमंत्री हैं। अभी तक सिर्फ यहाँ जो उत्तराखंड में है एकमात्र जो मुख्यमंत्री हैं ND तिवारी, ये देखिए नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 5 साल का। तो अब तक जो है किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा 5 साल का कार्यकाल ND तिवारी के अलावा किन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे देखिए पहले के जो CM थे नित्यानंद स्वामी, ये भी तुरंत हटा दिए गए थे। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी, ND तिवारी तो अपने कार्यकाल पूरा कर चुके थे। इसके अलावा भुवन चंद्र खांडूरी, रमेश पोखरियाल, इनको आप जानते हैं, ये अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं किन्होंने भी कार्यकाल अपना जो है कहीं पूरा नहीं किया। सब ने कभी 1 साल, कभी 3 साल, 2 साल, और ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो 4 साल भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है ना, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ दिए जाते हैं फैक्ट के रूप में, क्योंकि पॉलिटी से जुड़ी हुई है। ये कुछ ग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। 2016 में जो है यहाँ प्रेसिडेंट रूल भी लगाया गया था। इसके अलावा देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ दिल्ली एम टू होस्ट 240 ये जो ओलंपिक है, यानी कि जो है दिल्ली के द्वारा कहा गया कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि दिल्ली में वर्ष 2048 में क्या हो, ओलंपिक का आयोजन किया जाए। हालांकि इससे पहले भी भारत सरकार 2 बार प्रयास कर चुकी है 2024 के लिए, लेकिन आपको पता है कि नहीं हो पाया ये। अभी तक भारत में एक बार भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था। देखिए ओलंपिक का जो आयोजन होता है उसका 3 शेड्यूल जो होता है पहले ही जारी कर दिया जाता है। अभी जो है 2028 तक जारी था ना, 2024 कहाँ होगा? पेरिस में। अभी जो 2020 वाला होना था कहाँ पे? टोक्यो में, जो कि 21 में होगा टोक्यो। 2024 कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 कहाँ होगा बताइए? लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में। तो 2032 का अभी तय नहीं हुआ, जो कि ब्रिस्बेन में ऐसी संभावना बनाई जा रही है कि ब्रिस्बेन में इसमें
होस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तय नहीं है कि वो होगा। इसके बाद जो होगा 3 शेड्यूल जारी किए जाएंगे, यानी कि 2036, 2040 और 2044। यानी कि यानी कि जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो 2048 में, यानी कि अभी तो इसकी घोषणा भी नहीं की जा सकती है कम से कम 12 वर्ष तक, उसके बाद ही कोई घोषणा होगी कि 2048 में कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमने बताया आपको ओलंपिक के बारे में कुछ, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वायरस पासपोर्ट के बारे में। इसे किसने जारी किया है? चाइना के द्वारा। दरअसल आपने आरोग्य सेतु का नाम सुना ना, हमारे भारत में चलता है आरोग्य सेतु। उसमें क्या है, कोविड-19 के बारे में बताया जाता है कि हाँ आप में है कि नहीं, आप किस इलाकों में गुजरे, ये सब वगैरह। तो इसी प्रकार से ये वायरस पासपोर्ट बनाया गया है वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो यात्रा करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई चाइना से अन्य देशों में जाते हैं, तो एक प्रकार से एक डिजिटल पासपोर्ट है जिसमें बताया गया कि हाँ भाई आप कोविड-19 से पीड़ित हैं या नहीं, आपने कब ऐसे गुजरा था, इस इलाके से कहाँ पे गुजरा, एक प्रकार से उनका डेटा रहेगा। जिस प्रकार से हमारे यहाँ आरोग्य सेतु होते हैं उसी प्रकार से। तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार जो पासपोर्ट जारी किया किस देश ने? चाइना के द्वारा। उडुपी रामचंद्रन राव, इनका आज जन्मदिन है। 10 मार्च 1932 को इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। ये जो है इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और आपको पता है कि 1975 में हमारा पहला सैटेलाइट भेजा गया था आर्यभट्ट, है ना, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके लिए 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2017 में पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया था। तो आप बताइए 1975 में जो आर्यभट्ट भेजा गया था किनके नेतृत्व में? इन्हीं के द्वारा। आज इनके जन्मदिन पर गूगल के द्वारा यह डूडल भी बनाया गया था, आप देख सकते हैं। आज जब भी आप गूगल खोलेंगे आपको ये दिखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। पहला है मैत्री सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। दूसरा, यह मणिपुर के सबरूम से लेकर चटगांव बंदरगाह को जोड़ने के लिए बनाया गया है। बताइए। और तीसरा है, इस सेतु से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुगम होगा। गलत कौन सा है? इसमें सही विकल्प का चयन करना है। बताइए, केवल एक सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मणिपुर के सबरूम से लेकर के चटगांव बंदरगाह जोड़ने के लिए बनाया गया है। देखिए, 2 गलत है। क्यों? सबरूम से लेकर के, जो कि मणिपुर में नहीं है। कहाँ है ये त्रिपुरा में है, हमने पढ़ा अभी, त्रिपुरा में। और ये चटगांव नहीं, रामगढ़। तो दूसरा तो गलत है। और तीसरा जो है, केवल 1 और 3 सही, बिल्कुल सही है। यह सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए बनाया गया। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट है, नासा और इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे वर्ष 2023 में GSLV Mark 3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे पहली बार S और L बैंड का प्रयोग एक साथ किया जाएगा। इस उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी का पर्यवेक्षण किया जाएगा। बताइए, सही विकल्पों का चयन करना है आपको। पहला है केवल 1 सही, दूसरा केवल 1 और 2 सही, तीसरा केवल 2 और 3 सही, डी केवल 1 और 3 सही। पहला विचार करते हैं, 2023 में भेजा जाएगा, बिल्कुल सही है। GSLV मार्क भी सही है, लेकिन ये 3 नहीं बल्कि क्या होगा, 2। GSLV मार्क 2 से भेजा जाएगा। तो हमारा दूसरा गलत हो जाता है। तो 2 और 2 कट हो गए। और ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये पृथ्वी का पर्यवेक्षण, इसे आप याद रखिएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 देशों ने चंद्रमा पर संयुक्त रूप से स्टेशन बनाने की घोषणा की है? भारत और अमेरिका, भारत और जापान, चीन और रूस, रूस और जापान, चीन और रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2048 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 2028 का पेरिस, लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन, पुर्तगाल, लॉस एंजल्स। और 2024 का पेरिस में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपने नागरिकों की विदेश यात्रा सुगम बनाने के लिए वायरस पासपोर्ट जारी किया गया है? चीन के द्वारा। उडुपी रामचंद्रन राव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इनका जन्म 10 मार्च 1932 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उडुपी रामचंद्र राव के नेतृत्व में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था और वर्ष 1976 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। कथनों का चयन करना है कि सही कथन कौन से हैं। केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, केवल एक और तीन सही। क्या एक आंध्र प्रदेश सही है? नहीं। तो एक, एक और एक, तो हमारे उत्तर आ जाते हैं केवल सी, यानी कि केवल दो और तीन सही। क्यों? क्योंकि उनका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था, ना कि आंध्र प्रदेश में। और 1976 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था और वर्ष 2017 में पद्म विभूषण दिया गया था। इस वीडियो का जो PDF है आप क्रैक प्रथम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।